फिजिक्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं फिजिक्स की एक ऑप्शनल सीरीज को शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले मैं फिजिक्स में कई लेक्चर्स लगभग 30+ लेसन्स आपको लेक्चर से डिलीवर कर चुका हूँ। उसके बाद में अब आपको मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सीरीज, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, कुछ विभागीय परीक्षाएं भी कराई जाती हैं जिसके लिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, और आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस, जो कुछ बुक्स हैं उसके ऑप्शनल सीरीज से मैंने इसको लिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं और इसको हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है। चलिए ये रहा आपका ऑप्शन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होती है F/Q0, यानी F = उसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश सबको पता होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। याद कर लीजिएगा आप लोग, इतने कूलम, यही निगेटिव टर्म में जो है इलेक्ट्रॉन पे होता है, इतना ही सेम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है कि कूलाम का नियम क्या परमाणुीय दूरी या नाभिकीय दूरी। यहाँ पर कूलाम का नियम परमाणुीय दूरियाँ लिखा है और नाभिकीय दूरियाँ भी हो सकता है के लिए सत्य है। नहीं, ये कदापि वहाँ सत्य नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो फोर्स लगते हैं वो स्ट्रांग फोर्सेस लगते हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में लगते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लस क्यू आवेश और प्लस कैपिटल क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश लंबाई एल की एक सीधी रेखा में 0, L/2 और L पर रखे हुए हैं। मान लिया जाए कि एक यहाँ पर रखा है जिसे 0 लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कैपिटल L है, और इसके मध्य बिंदु की लंबाई L/2 है। यहाँ पर कैपिटल क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है, और इधर यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा है। क्या मान होगा जब प्लस क्यू आवेश पर नेट बल 0 हो। तो आपको प्लस क्यू आवेश पर अगर नेट बल 0 है तो कैपिटल क्यू का मान माइनस क्यू के बराबर रख दो, तो यही आपका हो जाएगा -Q। ठीक है, अब आगे की ओर विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता का मात्रक आप लोगों को पता ही है कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन से लिखी जाती है। तो आपको F = अगर नहीं भी पता है, कूलाम का नियम आप याद कर लो, 1/4π ε0 और Q/r², Q1 Q2/r² हो जाएगा। अब इसमें ε0 ऊपर चला जाएगा, न्यूटन नीचे आ जाएगा, यानी आपका हो सकता है कूलाम²/न्यूटन मीटर², यानी कूलाम²/न्यूटन मीटर²। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि दूरी आर पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश के बीच बल F है। यदि यह आवेश स्थिर एक दूसरे के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त पर चक्कर काट रहे हों तो किया गया कार्य क्या होगा। सबसे पहली बात, आप लोग हमेशा कार्य के लिए याद कर लीजिए, अगर चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। अब ये वृत्त पर घूम रहे हैं, अगर प्लस क्यू माइनस क्यू दिया गया है तो हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, यह कार्य हमेशा 0 हो जाएगा। याद कर लीजिए इसको। यानी कोई चक्रीय प्रक्रम में किया गया है, यानी किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। ये पिछले साल भी हमने आपको पढ़ाया था, इस साल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब वृत्त पर घूम रहे हैं, तो वृत्त पर घूमने के बाद में यानी डिस्प्लेसमेंट कोई है ही नहीं, इसलिए कार्य 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, विद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्णों क्या होगा। यानी टाउ बराबर, आपको पता ही है, टाउ बराबर P/E होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए कोई इसमें जो है ढीला ढवाली करने की आवश्यकता नहीं है। सभी छात्र इसको अवश्य जो है पढ़ते रहेंगे और लिखते रहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। अब इसमें देखिए, जिसकी दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश से बना हुआ है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण देखिए कन्फ्यूज किया है उन्होंने, दक्षिण से उत्तर, ये नहीं मैग्नेटिक फील्ड में होता है। और हमें पता है कि उसकी क्या दिशा होती है, कि जो है विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, धन से ऋण की ओर होती है। यानी ये सही नहीं, ये सही नहीं, यानी धन से ऋण की ओर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका वैद्युत द्विध्रुव लाए, जबकि हमें बल रेखाओं की दिशाएं पता थी, और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा धन से ऋण की ओर हो जाएगी। 2 कूलाम के बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर आप बड़ी आसानी से द्विध्रुव का आघूर्ण आप निकाल सकते हो। टाउ बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = द Q इंटू ट्वाइस L होता है, P Q इंटू ट्वाइस L हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के लिए यानी 2 कूलाम आवेश हो गया, यानी ये आप लगा सकते हो 2 कूलाम आवेश मल्टीप्लाई बाई 0.02 मीटर की दूरी हो जाएगी, 0.04 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यानी यहाँ पर 8 × 10⁻⁻2 कूलाम, यानी सेकंड बी ऑप्शन सही है। चलिए आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है? कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है? ठीक है, तो कौन सी राशि हो गई? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक, ये पालन करती है, यानी इनवर्स स्क्वायर के नियम का पालन करती है। और एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर का मतलब होता है कि वह 1/r² में, जबकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वह 1/r³ हो जाती है, इसलिए यह इनवर्स स्क्वायर के नियम का पालन नहीं करती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखते हैं हम। किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरस्थ बिंदुओं को जिनकी दूरियां r के अनुक्रमानुपाती है। वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्विध्रुव के कारण 1/r³ के समानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर कैरोसिन के तेल में रख दें तो उन बिंदुओं के बीच आवेशों के बीच बल, यानी जो कूलाम बल है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो हमारा पहला केस यही है कि अगर हम हवा से कैरोसिन में रखेंगे तो के इन्वॉल्व हो जाएगा। तो F = द, आपको पता है 1/4 पाई ε0 के आ जाएगा। के कारण ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी हमेशा घटेगा। याद रखिए, जब निर्वात से किसी भी हम वैद्युत क्षेत्र में आवेशों को रखेंगे तो एक जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण, रिलेटिव परमिटिविटी के कारण आपका हमेशा बल घट जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी मैं बता चुका हूँ, आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है। क्या हो सकता है यहाँ पर? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर नहीं हो सकता है, कूलाम न्यूटन नहीं हो सकता, न्यूटन कूलाम यही तो अभी बता चुका हूँ। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अब ये दूसरे फॉर्म में पूछ लिया,
देखिए ये कितनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस, और ये नीचे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इस फार्म में कितनी बार पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ विभव प्रवणता से आप निकाल सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, न्यूटन पर कूलम ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वोल्ट पर मीटर ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स ये भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, जूल कूलम इनवर्स ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये तो आपका विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर बटे मीटर ये आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी पूछ देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र किस चीज़ को विक्षेपित कर सकता है, जिस पर आवेश होगा। एक्स किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं हो सकता है, इसको नहीं विक्षेपित करेगा। यानी आप एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है, अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये रहे दो क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। यानी मान लिया जाए एक प्रोटॉन प्लस क्यू आवेश और दूसरा उतना ही माइनस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बल, मान लिया जाए कि कहीं वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित हैं, तो उन पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर तो होंगे, लेकिन इसमें अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, बलों के परिणाम बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिणाम बराबर होंगे, इस तरीके से अगर कोई ऑप्शन आपके पास दिया गया है तो बल तो बराबर होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। दिशाएं विपरीत होने के कारण बल एक सदिश राशि होती है, इसलिए यह बराबर नहीं कही जा सकती है। बलों का परिणाम बराबर है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं। एक अल्फा कण पर 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान है, यानी इस पर लगने वाला बल E आपको पता है क्या होता है, F/Q। तो F EQ आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो आपको पता ही है कि अल्फा पार्टिकल का जो है कितना होता है आवेश, 3.2 × 10⁻⁻⁹। तो ये E 15 और मल्टीप्लाई इंटू 10⁴, और ये मल्टीप्लाई आपका 3.2 × 10⁻19 से कर लिया जाएगा। जब 19 से मल्टीप्लाई इसको कर दोगे तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा 10⁻⁻14 आ जाएगा, क्योंकि 4 पावर इधर है और 19 पावर इधर गई, 15 या 45 हो गया। आपका ऑप्शन 4.8 ये आ जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रह रहा, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जल की बूंद को वायु में स्थिर में लटका सके होगी। तो यहाँ पर आपका नियम लग जाता है, मिल्टन ऑयल ड्रॉप वाला नियम लगता है। तो मिल्टन ऑयल ड्रॉप के नियम के अनुसार E = mg बल लगेगा, E आवेश होगा। तो जो E F/Q है वहाँ पर mg/E लग जाएगा, = 4/3 πRQ रो वाला फार्मूला, इससे आप हल कर सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन आपका आ जाएगा वह हम आंसर आ जाएगा सी सही। हमने कैलकुलेट किया है सी, आप लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे इसी फार्मूले को लगा के 4/3 πRQ इंटू रो अगर उसका जो है घनत्व है, जल का घनत्व तो हमें पता ही है, आराम से आपका हल हो सकता है। चलिए आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए अब यहाँ पर आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी जब हम एक जो है इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या होगी, घटेगी अथवा बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कि बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि अधिक कार्य करना पड़ेगा। अधिक कार्य करने के कारण हमें एक समीप लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश वाला कण रखा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। निकाय की कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुभुज समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश वाला कण रखा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। निकाय की कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है। तो कूलाम यानी 10 सेंटीमीटर बहुभुज वाले यानी माइक्रोकूलाम यानी Q स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर यानी 27 जूल के बराबर उसकी एनर्जी निकलेगी। चलिए आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये वाला आपका है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा। जब मैंने ये बताया है कि अगर अभिलंबवत प्रवेश करता है किसके, वैद्युत क्षेत्र के, जब कोई आवेशित कण, तो उसका पथ हमेशा परवलयाकार होगा, और जब वही चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद कर लीजिए कि यह परवलयाकार होता है, एक बार पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रहा, क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, ऊर्ध्वाधर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी ये मान कह सकते हो कि ऐसी दिशा में गति कर रहा है जहां पर एक समान ऊर्ध्वाधर है, वृत्तीय क्षेत्र है। तो ये हमेशा आप परवलय तो बनाएगा, ये हो नहीं सकता 90 डिग्री, और ये वृत्त बना नहीं सकता, तो ये भी नहीं आपका हो सकता है। परवलय बनाएगा क्षैतिज तल में परवलय नहीं बना सकता है, क्षैतिज तल में एक परवलय, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है तो आपका ऊर्ध्व तल में परवलय हमेशा बनाएगा। याद करिए, हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में परवलय बनाएगा, क्षैतिज दिशा में है तो क्षैतिज दिशा में परवलय बनाएगा। तो इसको आप लोग दिमाग में काफ़ी जोरों के साथ इसको समेट लीजिए कि यही होता है इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। समविभव पृष्ठ के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है। पृष्ठ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर शून्य नहीं होता है, समविभव पृष्ठ है। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती हैं, ये भी नहीं हो सकता है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर किया गया कार्य नहीं होता है, कार्य तो होगा ही होगा। समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होता है, ये हो सकता है, सर्वदा गोलाकार पृष्ठ ही समविभव पृष्ठ आपका होता है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, दूरी r पर रखे, ये क्वेश्चन है हो गया, दूरी r पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती है, यानी द्विध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल है वह किसके अनुक्रमानुपाती है। तो आप जानते ही हो कि द्विध्रुवों पर लगने वाला बल r की घात 1/4 के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी द्विध्रुवों के कारण जो बल लगता है वो r⁴ के समानुपाती होता है। हमेशा ये याद कर लेना, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, ये 2005 में पूछा गया है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा कि दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश +q और +q के बीच बल F बल है। यदि यह एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा इसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त पर चक्कर काट रहा हो तो क्या किया गया कार्य। हमने कहा जब कोई वृत्ताकार पथ पे चक्कर काटता है तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य ही वाला ही टिक करना है, आपको याद करना, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का। आप लोग स्पष्ट तरीके से इस समय इसको दिमाग में घर कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। कई दफ़ा पूछ दिया जाता है, यहाँ भी कंपटीशन एग्जाम में भी। अब सवाल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर पर त्वरित कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? बस जब अगर 1 वोल्ट लिखा हो या 10 वोल्ट लिखा हो, उसमें आपको 10 वोल्ट या 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली जोड़ देना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऊर्जा के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू द होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हमेशा ये रटने ही पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि कई दफ़ा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अब एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, मैंने कहा ना, जितना वोल्ट लिखा हो उसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ देना है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में ये हो जाएगा। जूल में अगर पूछा गया तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 5 × 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने जूल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में से 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। आवश्यक कार्य कितना होगा? आवश्यक कार्य का मान एक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु 10 वोल्ट के विभवांतर पर 2 कूलाम को आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया मान कितना होगा? तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। 100 और किया गया कार्य 50 × 2 100 वोल्ट जूल हो जाएगा, यानी 50 × 2 कूलाम 100 जूल के बराबर किया गया कार्य हो जाएगा। क्योंकि इसको इस मीटर से कोई लेना देना नहीं किया गया। B = W/Q होता है, तो W बराबर आपका Q × B हो जाएगा। बस कंफ्यूज करने के लिए 5 मीटर या 10 मीटर दे देते हैं आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव जो है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो सकता है? आप बता सकते हो। वैद्युत विभव B = W/Q होता है, Q0 होता है, यानी जूल पर कूलाम कह सकते हो या वोल्ट कह सकते हो, वोल्ट लिखा होगा। निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? ये तो आपका वैद्युत विभव का मात्रक है। जूल पर कूलाम भी वैद्युत विभव का मात्रक है। इसका मतलब कौन सा मात्रक आपका नहीं है? न्यूटन पर कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन आपका C सही होगा। ये और ये कोई ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे इस अनुसार से। यानी कई दफ़ा वो पूछते हैं कि होगा, कई दफ़ा पूछते हैं नहीं होगा। तो आपको होगा या नहीं होगा में आप जब ऑप्शन देना पड़ता है तो इसी तरीके से। 2 प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी 2 प्लेट्स आपकी रखी हुई हैं जिनके बीच, ठीक है, जिनके बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। क्यों? कौन सा फार्मूला लगा के कि E = B/L, X हो जाता है B/L। तो ये 10 निकल आएगा यहाँ पर, 10/1 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर, माइनस हो 10 की घात -2 हो जाएगा, ऊपर आएगा 1000 न्यूटन पर कूलाम की वैद्युत क्षेत्र आपका आ जाएगा। E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V तथा दूरी R के साथ परिवर्तन क्या होगा? तो इसके साथ दूरी के साथ परिवर्तन आपका हो जाता है सीधा जहाँ E = 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि एक ही विभव पर आवेशित समान आकार की 64 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है, तब बड़ी बूंद पर आवेश होगा, यानी 64 Q हो जाएगा। सीधा सा सवाल है।
100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर 100 वोल्ट का तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। यानी 100 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए संचित ऊर्जा आप जानते हो हाफ सी बी हो जाती है, सी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो आपका खटाक से निकल आएगा। तो हाफ सी बी कितनी किसके बराबर हो जाएगी, यानी 0.5 जूल के बराबर। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आज की फ़िलहाल क्वेश्चन सीरीज यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगली क्वेश्चन सीरीज आपको आगे मिलेगी। यानी ये क्वेश्चन है 60 माइक्रोफैरेड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है, संधारित्र पर संचित ऊर्जा कितनी होगी। संधारित्र पर संचित ऊर्जा कितनी होगी या ये ज्ञात करना है आपका। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे हाफ सी बी स्क्वायर वाले फार्मूले से तो आपको 7.5 × 10⁻⁻12 जूल के बराबर हो जाएगी। चलिए एक आधा क्वेश्चन और हम लोग जस्ट ट्राई कर लेते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा धारिता का मात्रक निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता का मात्रक आप इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है। ठीक है, बहुत ही आसान है। धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू द क्यू इक्वल टू द सी बी होता है ना, तो सी इक्वल टू द क्यू बाई बी हो जाएगा, यानी कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। आसान है। वैद्युत धारिता का मात्रक जैसे इसमें भी पूछ दिया गया है, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, ओ सॉरी बी कूलाम पर वोल्ट, यानी 2 तरीके से पूछ दिया गया है। आज की सीरीज़ फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म करते हैं और नई सीरीज़ के साथ फिर से हम मिलेंगे कल इसी टाइम पर। ओके, धन्यवाद। और जो छात्र अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।